नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआई इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने जातिवाद और फिर सांप्रदायिकता के बारे में जाना। तत्पश्चात हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तो आइए बिना देरी प्रारंभ करते हैं जातिवाद और सांप्रदायिकता से संबंधित लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय चुनावों में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी भारतीय चुनावों के अंतर्गत जाति की क्या भूमिका रहती है। देखो, शासन प्रशासन के जो कार्य होते हैं उन्हें जातीय संघों तथा संगठनों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। अपने अनुकूल, अपने हितों की पूर्ति के रूप में उन्हें इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है। इसी के साथ ही जब भी प्रत्याशियों का चयन होता है, यानी प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है, तो उनके जातीय बैकग्राउंड का, जातीय पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन होता है तब भी कि इस निर्वाचन क्षेत्र से यह प्रत्याशी खड़ा होगा, तब भी जातीय आधार पर ही यह कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जातियों के आधार पर मतदाताओं को उकसाया जाता है, उन्हें इस फेवर में किया जाता है कि आपकी जाति का व्यक्ति है, आप वोट कीजिए। तो इसके पश्चात जब सरकार बन जाती है, तब भी जब मंत्रिमंडल का गठन होता है, तब भी जातीय समीकरणों की पूरी गणित का ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय चुनावों में जाति की भूमिका स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जहां विभिन्न जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों को, उनकी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ ही जब प्रत्याशियों का चयन होता है, निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन होता है, उस समय पर उनकी जाति का ध्यान रखा जाता है, या फिर जब प्रत्याशियों का मनोनयन होता है, उस समय भी उनकी जातिगत पृष्ठभूमि का पूरा गणित निकाला जाता है। इसी प्रकार से चुनाव अभियान के समय जिस क्षेत्र में जातिगत बाहुल्य होता है, जिस जाति विशेष का, उस जाति से संबंधित नेता को वहाँ चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार से मतदाताओं को अपने फेवर में लेने के लिए या जातीय आधार पर उकसाया जाता है। इसी प्रकार से मतदान व्यवहार सभी लोगों का जातिगत पक्ष के अंतर्गत हो सके, अपनी जाति के व्यक्ति के प्रति हो सके, तो ये सारी क्रियाविधियाँ भारतीय चुनाव के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता के कोई दो कारण बताइए। सांप्रदायिकता के देखो अनेक कारण हैं। पहला कारण माने तो हम लोग कह सकते हैं सरकारों की तुष्टीकरण की नीति, राजनीतिक दलों की वोट बैंक की नीति, राजनीतिक गतिविधियों की गुटिये और संकीर्ण जो विचारधारा है, संकीर्ण क्रियाविधियां हैं, वे सभी इसके प्रति उत्तरदायी हैं। तो हम लोगों को केवल यहाँ दो कारण बताने हैं, तो हम लोग बताएंगे कि तुष्टीकरण की नीति। अब तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत क्या होता है कि सरकारें एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहित करती हैं, उसकी उचित अनुचित मांगों को मान लेती हैं। इसके कारण ये इन वर्गों को विशेषाधिकार देती है। परिणाम स्वरूप दूसरे वर्गों के अंतर्गत इन वर्गों के लिए ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है और यहीं से तनाव व असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है वोट बैंक की राजनीति। इसके अंतर्गत कुछ राजनीतिक दलों द्वारा एक वर्ग विशेष को संरक्षण दिया जाता है, तो दूसरे वर्ग विशेष को दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न जो संप्रदाय हैं, वर्ग हैं, उनमें संघर्ष की स्थिति होती है और वे एक दूसरे के प्रति अविश्वास करने लगते हैं। अब विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा उन वर्गों की गलत सही सभी मांगों को मान लिया जाता है और इस प्रकार से असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण जन्म होता है सांप्रदायिकता का, यानी सांप्रदायिकता की भावना और अधिक बढ़ती है। नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया को जाति किस प्रकार से प्रभावित करती है। विभिन्न जातियां अपने समूह की हितों की रक्षा के लिए जातीय संघों और संगठनों का निर्माण करती है। ये जातीय संघ और संगठन सरकारों पर दबाव डालते हैं या फिर किसी राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। तो राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं तो सीधे सीधे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और जब दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं तो ये देखते हैं कि कोई निर्णय या कोई परिवर्तन हमारे पक्ष में है अथवा नहीं है। और जब निर्णय प्रतिकूल होता है, उस स्थिति के अंतर्गत
ये राजनीतिक गतिविधियों पर दबाव डालते हैं और निर्णय प्रक्रिया को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है वे निरंतर इस रूप में प्रयासरत रहती हैं कि उन्हें आरक्षण प्राप्त हो जाए या आरक्षित वर्ग की जो सूची है उन्हें उसमें शामिल कर लिया जाए। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त है वे चाहती हैं कि हमारे हितों का रक्षण हो और हमारा जो आरक्षण है वह बना रहे और इसकी समय सीमा में लगातार वृद्धि होती रहे। तो इस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया को जाति प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता को ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने बढ़ाया, यह आप कैसे कह सकते हैं? ब्रिटिश शासन ने हमारे यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर शासन किया और हमारे समाज को जब खंडित देखा तो इसे और अधिक विखंडित करने का प्रयास किया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले प्रमुख जो दल थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उनको मदारी की भूमिका स्वयं निभाते हुए इस प्रकार से प्रयोग किया और समाज के अंतर्गत ये इस व्यवस्था स्थापित कर दी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अविश्वास रखे, यानी विश्वास की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो। इसके लिए इन्होंने कभी किसी वर्ग को और कभी किसी वर्ग को, कभी हिंदुओं को और कभी मुस्लिमों को अपने विश्वास में लिया और दूसरे वर्ग की उपेक्षा की, यानी तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसी प्रकार से 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिमों को जिम्मेदार माना और हिंदुओं को प्रश्रय दिया। थोड़े समय पश्चात इन्होंने हिंदुओं को साइड में कर दिया और मुसलमानों को विशेषाधिकार दिए। इस प्रकार से ये हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर शासन करते रहे और इसी के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक भावनाएं और अधिक बढ़ने लगी और उन्होंने उसे उकसाने में, यानी आग में घी डालने का काम ये निरंतर करते रहे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया और अंततोगत्वा भारत का विभाजन दो देशों के अंतर्गत हो गया, भारत और पाकिस्तान में। यानी 1947 में सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हो गया, जो ब्रिटिश शासन की विभाजनकारी नीतियों का ही परिणाम था। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता बढ़ाने में विदेशी प्रचार का प्रभाव कैसे पड़ता है? ये सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ाते हैं? देखो, जो तेल की आय सबसे अधिक प्राप्त होती है वे खाड़ी देशों को होती है और ये खाड़ी देश हैं वे मुस्लिम बाहुल्य वाले देश हैं, मुस्लिम देश हैं। ये विभिन्न मुस्लिम संगठनों को धन मुहैया करवाते हैं, धन उपलब्ध करवाते हैं, स्पेशली शैक्षिक आर्थिक विकास के लिए। परंतु यह पैसा शैक्षिक तथा आर्थिक विकास में खर्च नहीं होकर सांप्रदायिक गतिविधियों को बढ़ाने में होता है। इसी प्रकार से यूरोपीय देशों के द्वारा ईसाई संगठनों को भी धन मुहैया करवाया जाता है उनके शैक्षिक आर्थिक विकास के लिए, लेकिन यह धन भी केवल धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत, धर्म परिवर्तन पर जोर देने के अंतर्गत और धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए ही प्रयोग लिया जाता है। तो इस प्रकार से विदेशों से अनेक प्रकार का धन प्राप्त होता है जो सांप्रदायिकता को बढ़ाता है, जिसका उदाहरण हमें तमिलनाडु के हरिजन वर्ग को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया था, जो घटनाकांड है वह इसे स्पष्ट करता है। इसी प्रकार से दूसरा है, मुस्लिम संगठन विदेशों से अपनाई जाने वाली नीतियों का अनुसरण करते हैं, जबकि भारत में ऐसी स्थितियां नहीं होती, लेकिन विदेशों में ऐसी स्थितियां होती हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उन्हें भारतीय समाज में आरोपित करना चाहते हैं और भारतीय समाज में तनाव व दंगे उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कश्मीर में पत्थरबाजी और जिहाद के नाम पर युवाओं को जो बरगलाया और बहलाया जाता है वह इसी से संबंधित घटनाएं हैं। अब हम लोग जानते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। बच्चों, यदि आप लोगों ने मेरा इस चैप्टर से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए और देखिए। निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, जातिवाद से क्या तात्पर्य है और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यहाँ क्या बताना है हम लोगों को? जातिवाद से क्या तात्पर्य है, यानी जातिवाद का अर्थ बताना है और फिर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका किन विविध रूपों के अंतर्गत है तो उन विविध रूपों को बताना है। निबंधात्मक प्रश्न हमेशा आप लोगों को हल करने होते हैं, इनके आंसर आप लोगों को तैयार करने होते हैं, तो आप लोग तैयार कीजिए। मैं पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करवा रही हूँ उनकी मदद से, और यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे वीडियोस की विजिट कीजिए। तो पहले हम लोग जाति और जातिवाद का अर्थ बताएंगे, फिर हम लोग बताएंगे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जिसमें हम लोग बताएंगे सबसे पहले भूमिका निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत, फिर दबाव समूह के रूप में, फिर प्रत्याशियों के चयन से लेकर मतदान व्यवहार और मंत्रिमंडल के निर्माण तक। इसी प्रकार से
राज्य राजनीति में जाति का प्रभाव हम लोग स्पष्ट करेंगे और जातिगत आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होता है वह प्रक्रिया स्पष्ट करेंगे। तो इन सारी बातों को हम लोग बताएंगे भारतीय राजनीति में जाति की प्रमुख भूमिका के रूप में। तो क्लियर है ये। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है और इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। हमें बताना है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं और इसके उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग सांप्रदायिकता का अर्थ बताएंगे, फिर बताएंगे कि सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। इसके अंतर्गत ब्रिटिश कालीन जो विभाजनकारी नीति है या विभाजन से जो कटु स्मृतियां हैं वे हैं, साथ ही वोट बैंक की राजनीति, दलीय गुटिये चुनावी राजनीति, राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति के कारण पृथक्करण की भावना को पनपाना या उकसाना, मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक प्रतिनिधित्व का आधार अपनाना, इसी प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा जो षड्यंत्र या प्रचार प्रसार किया जाता है वह भी सांप्रदायिकता की भावना को उकसाता है, सरकार की तुष्टीकरण की नीति और सरकार की उदासीनता, मुस्लिमों का शैक्षिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, ये सभी कारण सांप्रदायिकता के प्रमुख उत्तरदायी कारण है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पूछा है कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों पर एक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर सांप्रदायिकता का अर्थ नहीं पूछा है, लेकिन हमें इसे 2 या 3 लाइनों के अंतर्गत स्पष्ट करना है ताकि हमारा आंसर बहुत ही इंप्रेसिव होगा। तो हम पहले तो सांप्रदायिकता को बता देंगे कि सांप्रदायिकता क्या होती है, फिर हम बताएंगे इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। इससे समाज में लोगों के अंतर्गत आपसी द्वेष या अविश्वास की वृद्धि होती है, समाज में अशांति और अस्थिरता होती है, इसी प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता भी होती है, जन धन की और सार्वजनिक संपत्ति की हानि होती है, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा होता है और आर्थिक औद्योगिक विकास अवरुद्ध होता है। ये सभी सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम हैं। नेक्स्ट है जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसकी टेबल भी बना सकते हैं या इन्हें क्रम से बता सकते हैं अलग अलग रूपों में, क्योंकि निबंधात्मक रूपों में पूछा है तो हम टेबल बताकर उनको डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसे हम सबसे पहले बताएंगे सकारात्मक रूप में। तो सकारात्मक रूप में जाति की किस प्रकार से क्या प्रभाव रहा है, राष्ट्रीय एकता का विस्तार करती है, कुशल नेतृत्व की प्राप्ति होती है जातिवाद के कारण, राष्ट्रीय सक्रियता एवं जागरूकता के अंतर्गत जातीय सक्रियता एवं जागरूकता के अंतर्गत वृद्धि होती है और संस्कृति की एकता को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव देखें तो बंधुत्व की भावना और राष्ट्रीय एकता का ह्रास होता है, संकीर्ण राजनीति का विकास होता है और अल्पसंख्यकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना वह भी इसका नकारात्मक प्रभाव है तथा असंतोष व संघर्ष की स्थिति का जन्म होता है। तो ये हम लोगों ने जातिवाद के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों के बारे में जाना। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।